महिला सीईओ जो तुम्हें अपने वश में करना चाहती थी, देर रात जब तुम सो रहे थे तुम्हें अपने घर ले गई और जबरदस्ती तुम्हारी वर्जिनिटी छीन ली। अगली सुबह तुम उठे तो तुम्हारी पीठ में तेज दर्द हो रहा था, जैसे तुम घंटों से एक्सरसाइज कर रहे हो। तुमने अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। घबराकर तुम बुरी तरह जूझने लगे। अचानक एक ठंडी जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जागकर तुमने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। एक नाजुक नैन नक्श वाली औरत तुम्हारे सामने नंगे पैर चली आई। उसके थोड़े ऊपर उठे हुए लाल होंठ और गहरी एकांत योनि साफ तौर पर उसके रौबदार और खून के प्यासे स्वभाव को दिखा रही थी। उसका चेहरा देखकर तुम्हें तुरंत पिछली रात हुई सारी बातें याद आ गईं। रात के 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड और मेल बेस्ट फ्रेंड को 2 लोगों का गेम खेलते हुए देखने के बाद तुम अपना दुख दूर करने के लिए सड़क पर गए। तभी तुम्हें एक औरत मिली जिसका चेहरा लाल था और आंखें चमक रही थीं। तुम उसके पास जाकर कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उस औरत ने अचानक तुम्हें एक गली में खींच लिया और पागलों की तरह तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए। तुमने रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम उसके पतले हाथों से आजाद नहीं हो पा रहे थे। तुम बस बेबस होकर देख सकते थे कि तुम्हारे कपड़े एक एक करके कैसे उतारे जा रहे हैं। मिस, प्लीज ऐसा मत करो। हम एक दूसरे को सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय से जानते हैं। तुम्हारी बातें ज्यादा लगने पर उस औरत ने थोड़ा सा मुंह बनाया और जबरदस्ती तुम्हें किस किया। इस पल तुम्हारा रोने का मन कर रहा था। किसी अजनबी को तुम पर जबरदस्ती करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन इससे उस औरत को और गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ उठाया और तुम्हारे सिर के पीछे थप्पड़ मारा। तुम्हें अचानक गर्मी महसूस हुई और तुम बेहोश हो गए। अंधेरी गली में 2 गर्म शरीर आपस में गुंथे हुए थे, धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंच रहे थे। चुभने वाले दर्द ने तुम्हें असलियत में वापस खींच लिया। मिस, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अभी जा रही हूँ। ये सुनकर सू किंगहान के लाल होंठ थोड़े मुड़ गए। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपने नाजुक हाथ से तुम्हारी ठुड्डी को दबाया। क्या तुम अब मेरे साथ और नहीं रहना चाहते? तुम्हारे गाल पर चुभने वाले दर्द से तुम घबरा गए। औरत के कपड़े और शानदार बेडरूम को देखकर तुमने सोचा कि वो किसी अमीर परिवार की लड़की होगी जो जिंदगी के इस पहलू को लेकर बहुत खास थी। क्या उसने इस वजह से खुद को निगल लिया होगा? मिस, कल रात जो हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन वो मेरा भी पहली बार था। चलो ऐसा मानते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ठीक है? तुम्हारी बातें सुनकर सू किंगहान पहले तो हैरान रह गया, फिर अचानक हंस पड़ा। पहली बार? किसने नहीं किया? अपनी ठुड्डी को दबा रही उंगलियों को छोड़ते हुए सू किंगहान ने टेबल से कागजों का ढेर उठाया और तुम्हारे सामने फेंक दिया। ये चूं पहले उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया, फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया। 20 साल तक वह कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जीता रहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता वो यहीं रुका। मैं मरना पसंद करूंगा। ये कहने के बाद सू किंगहान ने एक विजयी मुस्कान दिखाई। तुम्हें घमंडी नजरों से देखा। वो देखना चाहता था कि तुम्हारा बेबस गुस्सा कितना दिलचस्प होगा, लेकिन तुम बस हैरान रह गए। मैंने उस औरत को बिस्तर पर दबाया और ऊंची आवाज में कहा, कोई मेरी मर्जी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। यार, मैं तुम्हें अभी रोने का हुक्म देता हूँ। नाखून मांस में गड़ने के दर्द ने तुरंत तुम्हारा गुस्सा भड़का दिया। औरत, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? और तुम्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी और तुम अपने सामने खड़ी औरत को गालियां देने लगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं और तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है और तुम चाहती हो कि मैं रोऊं? मैं तुम्हारी माँ को रोऊंगा। तुम्हारी गुस्से भरी गालियां सुनकर सू किंगहान पहले तो हैरान रह गया, फिर वो फिर से जोर से हंसा। हंसी सुनकर तुमने सू किंगहान को कुछ हैरानी और शक से देखा। क्या इस पागल ने तुम्हें काफी नहीं डांटा था? मुझे जाने दो, मैं कल रात की बात किसी से नहीं कहूंगा। बस ऐसे दिखाओ कि मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे जाने की बात फिर से सुनकर सू किंगहान तुरंत नाराज हो गया, खासकर आखिरी लाइन, कोई रिश्ता नहीं से। इससे वो बहुत गुस्सा हो गया। बहुत अच्छा, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इस तरह उकसाने की हिम्मत की। तुम्हारी तरफ देखने के बाद सू किंगहान ने अपने बगल में खड़े बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया, इस बच्चे को फांसी पर लटका दो। ये कहकर वो मुड़ा और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया, तुम्हें डरी हुई हालत में छोड़कर। कमरे के बाहर बॉडीगार्ड, जिसने सू किंगहान का गुस्सैल रूप देखा था, ने इज्जत से पूछा, मिस, हमें मिस्टर ये चू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? बॉडीगार्ड थोड़ा कंफ्यूज था। आखिर उसकी जवान लड़की की इस आदमी के लिए फीलिंग्स काफी खास थीं। अगर कोई और होता तो वे बहुत पहले ही बेसमेंट में फ्रीज हो गई होती, लेकिन इस बच्चे को तो बस फांसी पर लटका दिया गया था। तुम्हारा नाम सुनकर सू किंगहान के नाजुक लाल होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठंडा और रौबदार। वो जिद्दी है ना? उसे खाना देना बंद करो। बस हर 3 दिन में उसे पानी ला कर दो। जिंदगी चलती रहती है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो इस बार कैसे बचता है। अपनी जवान मालकिन का ऑर्डर सुनकर बॉडीगार्ड ने तुरंत इज्जत से जवाब दिया और 3 सेकंड तक चुपचाप गालियां देता रहा। जैसे ही बॉडीगार्ड के ख्याल आसमान में गए, सू किंगहान की ठंडी आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी। उसने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उसकी आंखें रौबदार, खून की प्यासी और जानलेवा चेतावनी दे रही थीं। तुम मेरे फूलों को मत मारो। एक कार हुआटिंग मैनर में घुसी। सू किंगहान नहीं रुका और सीधे उस कमरे में चला गया जहाँ तुम्हें बंद किया गया था। दरवाजा खोलने पर कमरे के बीच में लटका हुआ लड़का दिखाई दिया, लेकिन उसका सुंदर चेहरा
चेहरा बहुत पीला था, साफ तौर पर कई दिनों से कुछ न खाने की वजह से। दरवाजे पर हलचल महसूस करते हुए तुमने कमजोरी से अपना सिर उठाया। सु किंगहान सबसे पहले तुम्हारी अनोखी खुशबू सूंघने के लिए झुका, जो वो पिछले कुछ दिनों से लगभग हर दिन करता था। धत तेरे की, ये खुशबू कितनी मनमोहक है। लड़के की दुश्मनी भरी नजरों को महसूस करते हुए सु किंगहान को थोड़ी घमंड महसूस हुआ। तुम असल में क्या चाहते हो? तुमने उन शब्दों को कहने के लिए लगभग अपनी पूरी ताकत लगा दी। तुम्हारी आवाज भारी हो गई थी। छोटी प्यारी, तुम्हारी याददाश्त सच में बहुत अच्छी नहीं है। सु किंगहान धीरे धीरे आगे बढ़ी, तुम्हारे चेहरे को हल्के से अपने हाथों में लेकर दया से भर गई। उसकी आंखों में एक तेज इच्छा चमक रही थी। मैंने पिछले कुछ दिनों में ये कई बार कहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, मेरी सुनहरी रेशमी स्कर्ट बनो, मुझे खुश रखो। ये सुनकर तुम जोर से हंसी। अपने 20 सालों को याद करते हुए तुमने ये सब दूसरों को खुश करने में बिताया, चाहे वे तुम्हारे गोद लेने वाले माता पिता हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड, जैसे कि तुम दूसरों के लिए जीते हो। तुम्हारी चुप्पी देखकर सु किंगहान ने और जोर देना जारी रखा। उसका लहजा थोड़ा सख्त हो गया। जब तक तुम तैयार हो, मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो तुम चाहती हो। अगर तुम चाहती हो कि ये जिया हमेशा के लिए गायब हो जाए, तो भी मैं अपने हाथ के एक इशारे से इसे आसानी से कर सकती हूँ। जब तक तुम तैयार हो। सु किंगहान की सांसें तेज हो गईं। ठीक है, लेकिन अचानक तुम बस हल्के से मुस्कुराई और तुरंत मान गई। जंजीरें खोलो, मुझे नीचे उतारो। तुम्हारी बात सुनकर सु किंगहान तुरंत जीत की खुशी से भर गई। नीचे उतारे जाने के बाद तुम जमीन पर गिर पड़े। मुझे एक गिलास पानी दो। सु किंगहान ने सिर हिलाया और तुम्हें जल्दी से एक गिलास पानी दिया गया। अपने हाथ में गिलास देखकर तुम अचानक जोर से हंस पड़े, एक ऐसी बेकाबू हंसी जो पूरी तरह निराशा से भरी हुई लग रही थी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हारी हंसी सुनकर सु किंगहान ने भौहें चढ़ाई। तुमने धीरे धीरे हंसना बंद किया और बिना डरे सु किंगहान की ठंडी आंखों से मिले। कुछ पक्षी बेकाबू होने के लिए ही बने होते हैं, सु किंगहान ने कहा। फिर अपनी आंखों में एक डरावनी चमक के साथ तुम्हारे हाथ में गिलास तोड़ दिया और तुम्हारी गर्दन पर वार किया। गहरा लाल खून धीरे धीरे तुम्हारी गर्दन से नीचे बहने लगा। तुम्हारी सफेद शर्ट पर गहरे लाल फूलों की तरह खिल रहा था। ये देखकर सु किंगहान की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका दिल जोर से धड़क उठा और उसकी पतली आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। शोर सुनकर बॉडीगार्ड दौड़कर आए। मिस, आप ठीक हैं? माओ जिली जिंगहोम की तस्वीर जैसी आवाज में सु किंगहान की आवाज दहाड़ी। जल्दी करो और उसे बचाओ, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सब उसके साथ मर जाओगे। बॉडीगार्ड मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत वो तुम्हें हवेली में सु किंगहान के प्राइवेट मेडिकल रूम में ले गया। क्योंकि तुम लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे थे और लगभग थक चुके थे, इसलिए तुम्हारे घाव ज्यादा गहरे नहीं थे। तुम्हारे प्राइवेट डॉक्टर के एक रात के काम के बाद शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। ऐसा लग रहा था कि सु किंगहान पूरी रात सोया नहीं था। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान थी। उसने बिस्तर पर पड़े सुंदर पीले चेहरे को मुश्किल भाव से देखा। पिछले कुछ दिनों में सु किंगहान को लग रहा था कि तुम में कोई जादू है जो उसे पागल कर रहा है और उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने धीरे से अपनी उंगली से तुम्हारे गाल को छुआ। उसकी आंखें छोटी थीं, लेकिन लालच से भरी हुई थीं, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। सु किंगहान ने तुम्हारे प्यारे होठों को जोर से चूमा। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखों में एक बीमार सी चमक आ गई। तुम मेरी हो, चाहे तुम जियो या मरो, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। तुम्हें लगा जैसे तुम जिंदगी भर सोई हो। तुम्हारी गर्दन पर फटने जैसा एहसास तुम्हें तुरंत जगा गया। तुम जाग गईं। एक जानी पहचानी ठंडी आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें थकान भी मिली हुई थी। तुमने धीरे से अपना सिर घुमाया और सच में पाया कि सु किंगहान तुम्हें मजाक में देख रहा है। उसका सिर ऊपर उठा हुआ था। तुम फिर से वही हो, औरत। जैसे ही तुमने सु किंगहान को देखा, तुमने तुरंत चिढ़कर कहा। इस समय सु किंगहान ने एक हाई एंड बिजनेस सूट पहन लिया था और बहुत ही तपस्वी लग रहा था। तुम्हारी बातें सुनकर वो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि धीरे से अपना चश्मा ठीक किया। अगर तुम अभी भी समय पर यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो तो मेरा सुझाव है कि तुम मुझसे चालाकी से बात करो। क्या यूनिवर्सिटी जाओ? तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या तुम मुझे जाने दोगी? सु किंगहान के हाथ थोड़े पसीने से तर थे। हाँ में जवाब मिलने के बाद तुम ज्यादा उत्साहित नहीं हुई। इसके बजाय तुमने उसे कुछ शक से ऊपर से नीचे तक देखा। उस जवान आदमी के चेहरे पर शक देखकर सु किंगहान के लाल होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेशक मेरी कुछ शर्तें हैं वेन्यान। तुम्हें थोड़ी राहत मिली। तुमने कहा कि तुम सच में बाहर जाना चाहती हो। जहाँ तक शर्तों की बात है, तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। सु किंगहान ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई। पहली बात, मुझे हर समय तुम्हारा पता होना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हें हर रात यहाँ रुकना होगा। और जैसे ही उसने यह कहा, सु किंगहान ने तुम्हारी उभरी हुई मसल्स को देखा और कहा कि तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोओगी। मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। इन दो शर्तों से तुम थोड़ी नाराज लग रही थी। हालांकि तुम बिल्कुल तैयार नहीं थी। तुम जानती थी कि यह तुम्हारे सामने बैठी औरत की सबसे बड़ी रियायत हो सकती है। दांत पीसते हुए तुमने आखिरकार सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, सु किंगहान ने सिर हिलाया, काफी संतुष्ट। वो खड़ा हुआ और हल्के से ताली बजाई। तुरंत नौकरानियों का एक बड़ा ग्रुप कई तरह की स्वादिष्ट दिखने वाली डिशेज लेकर आया और उन्हें तुम्हारे सामने टेबल पर रख दिया। पहले कुछ खा लो, मैं हाउसकीपर से तुम्हारा फोन बाद में वापस करवा दूंगा, सु किंगहान ने ठंडे स्वर में कहा। फिर अपनी हाई हील्स पहनकर बाहर चला गया। तुम्हारा किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं था। 3 दिन से भूखे होने के कारण तुमने तुरंत टेबल पर रखा बाजरे का दलिया उठाया और पीना शुरू कर दिया। तुम्हारे बगल
में बैठी नौकरानी को अचानक कुछ याद आया और वो खुशबूदार गर्म सूप का कटोरा ले आई। यंग मास्टर, ये एक पूरा टॉनिक सूप है। मिस ने तुम्हें इसे खत्म करने के लिए कहा था। सूप लेते हुए तुम थोड़े हैरान हुए। एक पूरा टॉनिक सूप? वो खुद ये सब क्यों पिएगा? पेट भरकर खाने पीने के बाद तुम बिस्तर पर लेट गए और गहरी सोच में पड़ गए। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तुम अपनी ट्यूशन और रहने का खर्च कैसे उठाओगे? पता नहीं क्यों सू किंग हान का आकर्षक चेहरा अचानक तुम्हारे दिमाग में आ गया। क्या मुझे उससे उधार मांगना चाहिए? वो इस मौके का इस्तेमाल मुझे फिर से परेशान करने के लिए तो नहीं करेगा, है ना? एक पल की हिचकिचाहट के बाद तुमने दांत पीसे, जैसे तुमने मन बना लिया हो। तुमने पिछले कुछ दिन पहले ही झेले हैं। तुम कौन सी तकलीफ नहीं सह सकती थी? काली रोल्स रॉयस रात में हवेली में आई। हमेशा की तरह नौकर उसका स्वागत करने गए, लेकिन इस बार पहले के उलट तुम भी उनके बीच थी। सू किंग हान शान से रोल्स रॉयस के पीछे बैठ गया और तुरंत भीड़ में उस अनजान लड़के को देख लिया। हालांकि उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। ये छोटा सा प्यारा सा लड़का आज इतना समझदार कैसे है? उसे तो अपनी बहन से बाहर आकर नमस्ते करना भी आता है। सू किंग हान को इस तरह बात करते हुए सुनकर तुम्हारा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या तुम किसी से ऐसे बात करते हो? लेकिन तुम्हें अभी भी उसकी मदद चाहिए थी, इसलिए तुम कुछ नहीं कह सकी। लिविंग रूम में आकर सू किंग हान ने लेस वाला नाइट गाउन पहना और फिर आलस से सोफे पर टिक गई। तुम घबराई हुई उसके सामने खड़ी हो गई। मिस सू, सर, आपने कहा। आपके होंठ खुल गए। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें। सू किंग हान ने आपका मन पढ़ लिया था। आप पैसे उधार लेना चाहती हैं। ये देखकर कि आपके मन की बात समझ में आ गई है, आपने झिझकना बंद कर दिया। हाँ, मैं 20,000 उधार लेना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द आपको पैसे वापस कर दूंगी। अचानक जब आपने पैसे चुकाने का जिक्र किया तो सू किंग हान, जो अभी मुस्कुरा रही थी, तुरंत चालाकी दिखाने लगी। क्या आप सच में मुझसे इस तरह रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? ये रिश्ता तोड़ने में कैसे शामिल हो गया? इस औरत का दिमाग सच में कुछ नहीं कहता। आपने अपने होंठ सिकोड़े और नरमी से समझाने की कोशिश की। नहीं नहीं मिस सू, आप गलत समझी। मेरा वह मतलब नहीं था। सू किंग हान का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। फिर जैसे कुछ याद आ गया हो, उसने अपने लाल होंठ थोड़े ऊपर उठाए। आप पैसे उधार लेना चाहती हैं? जरूर। ये कहकर सू किंग हान खड़ी हुई और धीरे धीरे तुम्हारे पास आई, जब तक कि तुम्हारे चेहरे सिर्फ एक उंगली जितने दूर नहीं हो गए। फिर उसने तुम्हारे कान में फुसफुसाया, पहले मुझे बहन कहो। उस औरत से आ रही गुलाब की खुशबू तुम्हारी नाक में भर गई, जिससे तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा। तुम उसे नीचे देखे बिना नहीं रह सके और तुमने जो देखा वो उसका आकर्षक फिगर था। सच में मनमोहक। तुमने मुश्किल से निगला और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन जैसे ही तुम हिले, 2 पतले जेड जैसे हाथों ने तुम्हें मजबूती से पकड़ लिया। भागने की कोशिश में सू किंग हान ने मजाक उड़ाया, फिर जबरदस्ती तुम्हें सोफे पर धकेल दिया, तुम्हारी ठुड्डी पकड़कर तुम्हें धक्का दे दिया। तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि मुझे कैसे खुश करना है। रौबदार सू किंग हान ने तुम्हारी हैरान आंखों के ठीक सामने तुम्हें बेरहमी से और पागलों की तरह किस किया। उनके होंठ और जीभ तब तक आपस में लिपटे रहे जब तक तुम्हारी सांस लगभग फूलने नहीं लगी। फिर सू किंग हान ने बिना मन के तुम्हें छोड़ा। अब तुम मुझे पैसे दे सकते हो, है ना? तुमने अपने खून से सने होंठ चाटे। तुम्हारा चेहरा काला पड़ गया। ये औरत इतनी गुस्सैल है कि जब हम किस करते हैं तब भी काटती है। अभी भी यादों का मजा लेते हुए सू किंग हान धीरे से मुस्कुराई और बहुत गोलमोल जवाब दिया, पहले खाते हैं। ये कहकर सू किंग हान नीचे रेस्टोरेंट की तरफ चली गई। तुमने अपने घायल होंठ को छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे तुम मर जाना चाहते हो। पैसे उधार लेने और खुद को बेचने में क्या फर्क है? रेस्टोरेंट पहुंचकर सू किंग हान टेबल के सबसे आगे अकेली बैठी थी। उसके चारों ओर आम नौकरानियों का एक ग्रुप था। तुम्हें नीचे आते देख सू किंग हान ने धीरे से अपने बगल वाली सीट थपथपाई। जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठूंगी। तुमने जानबूझकर सू किंग हान से सबसे दूर वाली सीट चुनी। सू किंग हान के चेहरे पर तुरंत नाराजगी दिखी। तुमने तुरंत इतना खुश होना बंद कर दिया और जल्दी से उसके बगल में बैठ गए। तुम्हारा बात मानने वाला बर्ताव देखकर सू किंग हान ने बहुत खुश होकर मुस्कुराया और तुम्हारे बालों को पालतू कुत्ते की तरह सहलाया। चूचू कितना बात मानने वाला है। तुम्हारी मुट्ठियां अनायास ही भींच गईं। ये अजीब निकनेम सुनकर तुम्हारे पिछले दांत लगभग चूर्ण हो गए। सू किंग हान ने तुम्हारा कब्ज वाला चेहरा देखा और तुरंत एक घमंडी मुस्कान दी। फिर उसने धीरे से फॉई ग्रास का एक टुकड़ा उठाया और तुम्हारे मुंह के पास लाते हुए एक छोटे बच्चे की तरह कहा, चूचू अच्छा करो, मुझे तुम्हें खिलाने दो। तुम सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस सू, अगर तुम मुझे पैसे उधार नहीं देना चाहती तो बस कह दो, मुझे इस तरह चिढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक सू किंग हान को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने धीरे धीरे फॉई ग्रास खाया। जल्दी क्या है, जब तक मैं खुश हूँ तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तुमने चिढ़कर नाक सिकोड़ी और तुम्हारे पास फिर से बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही तुम अपनी चॉपस्टिक लेने वाली थी, अचानक तुम्हारे हाथ के पिछले हिस्से में हल्का सा चुभने वाला दर्द हुआ। तुमने नीचे देखा, पता चला कि आपके शरीर में चीनी मिट्टी का एक टुकड़ा धंसा हुआ था और खून की एक छोटी सी धार पहले ही बह चुकी थी। घाव बहुत छोटा था, मच्छर के काटने से थोड़ा ज्यादा दर्दनाक। आपकी हल्की हरकत को सू किंग हान ने अपने आप नोटिस कर लिया। वो जो अभी तक बहुत शांत था, उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर आपका घायल हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में तुरंत गुस्सा और दिल का दर्द चमक उठा। बिना किसी झिझक के वह तुरंत उस आम आदमी की तरफ मुड़ा और उसे जल्दी से डॉ ली को बुलाने का ऑर्डर दिया। डॉ ली सू किंग हान के प्राइवेट डॉक्टरों में से एक थे। अचानक इतनी चिंता होने से आपको थोड़ा अजीब लगा। कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चोट है, ये जल्द ही अपने आप ठीक हो जाएगी। इससे पहले कि आप अपनी बात पूरी कर पाते, सू किंग हान ने जोर से
आपको टोका। उसकी आंखों में एक बीमार साथी की तरह भाव था। तुम मेरे हो, मेरी इजाजत के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, जरा सी भी नहीं। 1 मिनट से भी कम समय में डॉ ली 800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंदर आए। आपने उन्हें अपने छोटे से घाव को डिसइंफेक्ट करने, उसका इलाज करने और पट्टी करने दिया। रात के खाने के बाद आप जल्दी उठे, कपड़े पहने और बेडरूम में चले गए। जैसे ही आप अंदर गए, आपने सू किंग हान को बिस्तर पर आलस से लेटा हुआ पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सू किंग हान ने चिढ़ाते हुए कहा। छोटी जान, तुम इतनी जल्दी भूल गए? ये सुनकर तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि उस पागल औरत ने जो शर्तें बताई थी, उनमें से एक ये भी थी कि तुम उस रात उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोओगे। तुम घबरा गए। ऐसी पागल औरत के साथ बिस्तर पर लेटे हुए कौन जानता था कि वो क्या पागलपन वाली हरकतें कर दें? क्या होगा अगर उसे आधी रात को अचानक अटैक आ जाए? उसने अपनी पीठ पर चाकू मार लिया और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तुमने आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं की। सू किंग हान ने देखा कि तुमने उसे सुना नहीं और अभी भी वहीं खड़े हो, कुछ हैरान। उसके चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। इधर आओ। तुम्हें पता था कि तुम भाग नहीं सकते, इसलिए तुमने हिम्मत जुटाई और सू किंग हान के पास चले गए। कितनी बात मानने वाली। तुम्हें पता था कि तुम उसकी नजर में आओगे, वो पक्का तुम्हारा बाथरोब फाड़ देगा। अचानक तुम सू किंग हान के सामने बिना कपड़ों के खड़े हो गए। अच्छा फिगर है ना? सू किंग हान ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में इच्छा और खून की प्यास बारी बारी से भरी थी, यहाँ तक कि थोड़ी रोक टोक भी थी। मिस सू, क्या तुम अभी भी बोलना चाहती हो? सू किंग हान ने तुम्हें पलटा और नीचे दबाया, फिर जबरदस्ती तुम्हारे पतले होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसके मुंह से एक मोहक आह निकली। मुझे बहन कहो। बहन! तुमने बात मानते हुए बहन कहा और उस एक शब्द ने सू किंग हान के शरीर में बारूद जला दिया। लेस वाला नाइट गाउन जो उसके शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया था, धीरे धीरे उतर गया। उन्होंने पूरे 15 घंटे एक दूसरे को परेशान किया। अगले दिन सू किंग हान बिस्तर के पास तरोताजा होकर खड़ा था। मैं पहले कंपनी जा रहा हूँ, तुम अच्छे से आराम करो। मैं तुम्हें जो पैसे चाहिए थे मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। फिर उसने तुम्हारे माथे पर प्यार भरा किस किया और कमरे से चला गया। हालांकि तुम्हारा किसी और चीज की परवाह करने का मन नहीं था। तुम पूरी तरह से थक चुकी थी, एक बूंद भी नहीं बची थी। तुम बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। तुम्हारे कॉलर बोन और गर्दन पर हिक्की पर अभी भी उसके काटने के निशान थे। तुम छत को घूर रही थी, पूरी तरह से उदास। सब खत्म हो गया। अब मैं सच में एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। तुम्हारे जैसे बड़े आदमी को एक पागल औरत ने 2 बार लूटा था और दोनों बार वो ऊपर था। अचानक तुम्हारा फोन बजा। टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन सुनकर तुम सीधे बैठ गए। जल्दी से अपना फोन चेक किया। तुमने देखा कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में अचानक 1 मिलियन युआन आ गए। तुम इतने एक्साइटेड थे कि खुशी से उछल पड़े। इस बीच रोल्स रॉयस फैंटम में सू किंग हान के बगल में असिस्टेंट ने परेशान होकर पूछा, मिस, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो इतने पैसे लेकर भाग जाएगा जो तुमने यंग मास्टर ये को ट्रांसफर किए थे? सू किंग हान कॉन्फिडेंस से मुस्कुराई और लापरवाही से जवाब दिया, ये सिर्फ 1 मिलियन युआन है, मैं इसका क्या कर सकती हूँ? असिस्टेंट खुद को एक अजीब सी मुस्कान देने से रोक नहीं सका। वो लड़की हमेशा की तरह रौबदार थी। शायद असिस्टेंट की बातों की वजह से सू किंग हान कार की खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा और बेपरवाही से नजारे देख रहा था। किसी वजह से तुम्हारा सुंदर खुशनुमा चेहरा अचानक उसके सामने आ गया। वो सच में भाग जाएगा। कुछ पक्षियों को तुम कभी पिंजरे में नहीं रख सकते क्योंकि उनका हर पंख आजादी की रोशनी से चमकता है। ये बात अचानक सू किंग हान के दिमाग में चुभ गई, जिससे उसका दिल बैठ गया। तुम्हारी आवाज की कीमत पर भी उससे बचने की तुम्हारी बेताब कोशिश को याद करके सू किंग हान की आंखों में एक भयानक आग जल उठी और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसने अपने अधिकार से कहा, छोटी प्यारी, अगर तुम ठीक से नहीं रहोगी तो मुझे तुम्हारे हाथ पैर काटने पड़ेंगे और तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद करना पड़ेगा। इस बीच वाटिंग मैनर में तुम्हें बिना किसी वार्निंग के छींक आ गई। गर्मी का मौसम था, फिर भी तुम्हें ठंड लग रही थी, लेकिन तुम जल्दी से फिर से खुश हो गए क्योंकि कल स्कूल शुरू हो रहा था और तुम आखिरकार इस बुरी जगह से जा रहे थे। अगला दिन जल्दी आ गया। तुम जल्दी उठे और नहाए। यंग मास्टर, ये मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने आया हूँ। वेनियान ने मुड़कर देखा और बटलर अंकल फेई को तुम्हें देखकर मुस्कुराते हुए देखा। तुमने सोचा और मान गए, लेकिन तुमने फिर भी एक रिक्वेस्ट की, ऐसी कार मत चुनना जो बहुत महंगी हो। अंकल फेई ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैंने खास तौर पर वो कार चुनी है जिससे नैनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती हैं। ये बिल्कुल लो की है, लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकले तुम हैरान रह गए। रुको, तुम्हारी नैनी ने ग्रोसरी शॉपिंग के लिए फिर से एक बाग खरीदी? यंग मास्टर, ये कार में बैठो। अंकल फेई के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। छोड़ो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद टैक्सी ढूंढ लूंगा। यंग मास्टर, ये अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ले जाऊं तो भी कोई बात नहीं। ये कहते हुए अंकल फेई ने अपनी जेब से सोने की एलॉय वाली हथकड़ी निकाली और धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़े। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम डरे हुए लग रहे थे और तुरंत कई कदम पीछे हट गए। मिस ने कहा था कि अगर यंग मास्टर ये ने लेने से मना किया तो उन्हें भून दिया जाएगा, तो तुमने बेबस होकर आह भरी। लगता है तुम्हारे पास दिखावा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस समय क्योटो यूनिवर्सिटी के गेट पर जिया हुआ चेनई अपनी सबसे अच्छी दोस्त टियान लिन के साथ थी। सामान उठाने में मुश्किल में टियान लिन जोर जोर से हाँफ रही थी और शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। आंटी, यंग मास्टर ये कहाँ है? क्या वो अब भी आपका पीछा करना चाहते हैं? वो पहले हमारा सामान उठाने में मदद करने के लिए समय पर नीचे आ जाते थे, लेकिन आज उन्हें देर हो गई। पास खड़ी शेन ये भी मन ही मन नाराज थी। उस कमबख्त
यंग मास्टर ये, वो सिर्फ एक बार किसी के साथ सोया था और वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। आगे से मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। हालांकि उसने ऐसा सोचा था, शेन ही को अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी बनाए रखनी थी, इसलिए उसने नरमी दिखाने का नाटक किया, जिससे तुरंत उनका ध्यान उनकी ओर खिंच गया। एक मर्सिडीज बेंज सी क्लास उनके पास आकर रुकी और एक लड़का बाहर निकला, चापलूसी से मुस्कुराते हुए, आंटी मैं आपका सामान उठाने में मदद कर दूं। एक लड़की इतना सारा सामान कैसे उठा सकती है? और वो लड़का एक अच्छे दिल वाले इंसान की मिसाल था। कोई हैरानी नहीं कि वो ली जीपेंग है। वो उस हारे हुए ये चू से ज्यादा अमीर है जो एक लग्जरी कार चला रहा है। मजबूत टियान लिन ने तुरंत उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी, साथ ही ली जीपेंग पर मजाक भी किया। ली जीपेंग ने विनम्रता से हाथ हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में घमंड छिपाना मुश्किल था। ये चू, ये परिवार का एक मामूली सदस्य, वो मेरी तुलना कैसे कर सकता है? ये कार मेरे पापा ने मेरे लिए खरीदी है, इसकी कीमत सिर्फ 3 लाख युआन है। ली जीपेंग ने जानबूझकर अपनी आवाज कुछ डेसिबल ऊंची कर दी। तभी एक तेज हॉर्न ने दोनों को टोका। किसकी कार स्कूल का गेट रोक रही है? स्कूल में घुसने का पीक टाइम है और भीड़ बहुत ज्यादा है। ड्राइवर साइड का गेट बंद है। उसने बेसब्री से हॉर्न बजाया। धत तेरे की, एक मेबैक F680। तुरंत तेज नजर वाले स्टूडेंट्स ने कार पहचान ली। कौन सा अमीर लड़का गर्लफ्रेंड ढूंढने आया है? स्टूडेंट्स की नजरें तुरंत लग्जरी कार पर गईं। अभी सब ली जीपेंग की तारीफ कर रहे थे। उसकी मर्सिडीज बेंज सी क्लास मेबैक के सामने कुछ भी नहीं थी। शेन यी को भी बहुत बड़ा फर्क महसूस हुआ। वो चाहता था कि मेबैक का मालिक उसे देखने के लिए यहाँ होता। तभी नजर के दायरे में किसी ने अचानक पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी को देखा। क्या वो ये चू नहीं है? जैसे ही ये शब्द बोले, जोरदार हंगामा मच गया। ये चू? बिल्कुल नहीं, ये मेबैक उसकी है। वो इतना अमीर कब से हो गया? आसपास की बातें सुनकर शेन यी बहुत खुश हुआ। ये चू सच में नाइट मार्केट ग्रुप का यंग मास्टर था। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा से उसे टेस्ट कर रहा था। अब मेबैक चलाकर उसके पास आकर वो जरूर उससे माफी मांगने आया होगा। शेन यी पहले से ही ये परिवार की यंग मिस्ट्रेस बनने के सपने में डूबी हुई थी, खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। ये सोचकर उसने सच में ली जीपेंग का हाथ झटक दिया और कार की तरफ चल दी। आंटी आप क्या कर रही हैं? ये देखकर ली जीपेंग ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। ली जीपेंग, अब मुझे ढूंढने मत आना, मुझे डर है कि ये चू गलत समझ लेगा। ये कहकर शेन यी ने बेरहमी से ली जीपेंग का हाथ झटक दिया। ली जीपेंग ने तुरंत एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। दूसरी तरफ शेन यी मेबैक के पास पहुंचने ही वाली थी कि इंजन जोर से बजा और कार स्टार्ट हो गई। धूल से सनी शेन यी वहीं खड़ी थी, जाती हुई कार को खाली नजरों से देख रही थी। उसके दिल में एक नाराजगी की भावना उठी और उसकी आंखें भी लाल हो गईं। टियान लिन जो एक तरफ खड़ा था मन ही मन हंसा, लेकिन ऊपर से उसने परेशान होने का नाटक किया और शेन यी को गले लगा लिया। आंटी क्या आपका और ये चू का झगड़ा हुआ था? उसने पहले कभी आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया होगा। शेन यी ने अपनी आंखें पोंछी और नाराजगी से कहा। कुछ दिन पहले ही उसने मुझे और यूगे को अपार्टमेंट में पकड़ लिया था। शेन यी की बात सुनकर टियान लिन के दिल में गुस्सा और समझ की कमी की लहर दौड़ गई। वो तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए खड़ी हुई और बोली, क्या ये चू अभी भी पुराने जमाने में रहता है? ये तो बस एक रात बिस्तर पर है, वो इतना सामंती क्यों है? इसके अलावा तुमने पहले ही यूगे से इसे लाने को कहा था। अगर वो प्लम सीट लाता है तो क्या फर्क पड़ता है? अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बातें सुनकर शेन यी को और भी दुख हुआ। हाँ ये सही है, वो इतना छोटा आदमी क्यों है? लेकिन शेन यी अभी भी थोड़ी परेशान थी, लेकिन मैंने भी उसे गाली दी थी और उसे दफा हो जाने को कहा था। ये सुनकर टियान लिन ने नफरत भरी मुस्कान दी। तो क्या तुम शेन यी हमारी क्योटो यूनिवर्सिटी में मजाक का पात्र हो? क्या होगा अगर ये चू तुम्हारा पीछा करना चाहे और उसे गाली मिले? बोलते हुए टियान लिन ने शेन यी के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। क्या ये चलेगा? टियान लिन का प्लान सुनने के बाद शेन यी को थोड़ा शक हुआ। टियान लिन ने कॉन्फिडेंस से उसकी छाती थपथपाई। मर्द तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए होते हैं, बस उसे जरा सा सिर हिलाओ और वो शायद तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा। इस बीच तियानमू ग्रुप के अंदर वाइन रेड ड्रेस पहने सु किंगहान आलस से सोफे पर झुकी हुई थी। उसके पतले पैर आराम से डेस्क पर लटके हुए थे, बिना बाल और नाजुक। उसके मुंह में खून की एक बूंद सी आ गई। फिर वो हंसी और बोली, तो चलो कल एक रोल्स रॉयस लेते हैं। कंपनी के बॉडीगार्ड्स को भी लाना याद रखना। सेक्रेटरी हिचकिचाई। मिस, कंपनी के बॉडीगार्ड्स 50 से ज्यादा हैं, जगह कम है। सेक्रेटरी की बात पूरी होने से पहले ही सु किंग की ठंडी आवाज फिर से गूंजी। मेरा मतलब है तुम सब, तुम में से हर कोई उसे स्कूल ले जाने के लिए गाड़ी चलाओ। ये सुनकर सेक्रेटरी उस सीन के बारे में सोचकर एकदम से जम गई और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जैसा कि मिस से उम्मीद थी, उसी समय तुम क्लासरूम में पहुंची। क्लास के लिए अपनी किताबें निकालने ही वाली थी, तभी चेन यी और तियान लिन भी अंदर आ गए। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर प्यार से मुस्कुराया और तुम्हारे बगल में बैठ गया। गुड नाइट स्टूडेंट। क्या तुम अभी भी उस रात की उम्मीदों के साथ जी रही हो? असल में उस दिन मैं बस तुम्हें टेस्ट करना चाहता था। इस पॉइंट पर चेन यी ने जानबूझकर शर्मीला सपनों जैसा एक्सप्रेशन बनाया, ये दिखाते हुए कि मुझे सच में वो नेकलेस पसंद आया जो तुमने मुझे दिया था। इससे पहले कि तुम कुछ बोल पाती, तुम्हारे अच्छे दोस्त यांग हाओ ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं चेन यी, तुम मुझसे बात भी करोगे? क्या तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा भाई तुमसे बात नहीं करना चाहता? उसे वो नेकलेस सच में पसंद है।
कुत्तों को कॉलर पहनना बहुत पसंद होता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी पट्टा दूं? यांग हाओ की बेइज्जती की बौछार ने शेन यी को पूरी तरह बेइज्जत कर दिया, लेकिन शेन यी ने यांग हाओ से बहस नहीं की। पहली बात, इतने सारे क्लासमेट्स के होने पर उसे अपनी तमीजदार और अलग पर्सनैलिटी बनाए रखने की जरूरत थी। दूसरी बात, तुम अभी भी वहीं थे। तुम्हारा कोई रिएक्शन न देखकर शेन यी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और दुखी होकर कहा, मैं रात को बाहर जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, तुम नफरत से पीछे हट गए। मुझे मत छुओ, मुझे ये गंदा लगता है। शेन यी के रिएक्शन का इंतजार किए बिना तुम क्लासरूम से चले गए। दोपहर की क्लास के बाद शाम जल्दी हो गई। तुमने टाइम देखा, शैतान का वादा याद किया और आह भरी कार हुआटिंग मैनर में रुकी। जैसे ही तुम बाहर निकले, 2 बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें जबरदस्ती एक कमरे में फेंक दिया। कमरे में वापस आकर सू किंग हान ने बरगंडी लेस वाला नाइट गाउन पहना हुआ था और बिस्तर पर आलस से लेटा हुआ था। तुम्हें क्या चाहिए? उस औरत की लुभावनी सपनों जैसी आंखों को देखते हुए तुम्हें एक सिहरन सी महसूस हुई। सू किंग हान ने जवाब नहीं दिया, बस तुम्हें इशारा किया। तुम चुपचाप उसके पास गए। अगले ही पल सू किंग हान का चेहरा काला पड़ गया। वो पलटा और तुम्हें अपने नीचे दबा लिया, फिर धीरे से तुम्हें सूंघा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक चमक रही थी। तुमसे दूसरी औरत जैसी महक क्यों आ रही है? सू किंग हान ने तुम्हारी ठुड्डी को अपने अधिकार में पकड़ लिया। उसकी आवाज तीखी और अधिकार जताने वाली थी। क्या मैंने तुम्हें दूसरी औरतों को छूने दिया? इस अचानक सवाल से तुम हैरान रह गए। कौन सी दूसरी औरत? क्या वो यांग हाओ हो सकती है? अचानक तुम्हें याद आया कि शेन यी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम्हें समझ आया, धत तेरे की, ये औरत क्या कुतिया है। लेकिन सू किंग हान की हालत देखकर समझ ने तुम्हें जल्द से जल्द उसे समझाने और मनाने के लिए कहा। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आज मुझसे मिलने आई थी, लेकिन अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सू किंग हान को साफ तौर पर तुम पर यकीन नहीं हुआ। उसने मजाक उड़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें बाथरूम में घसीटा, तुम्हें नंगा किया और बाथटब में फेंक दिया। इन सब हरकतों से तुम चीख पड़ी, नहीं, मैं जिसे छूता हूँ उसके साथ क्या करता हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है। सू किंग हान गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक संत जैसा भाव था। बहुत अच्छा, मुझे धोखा देने के नतीजे तुम्हें बताना जरूरी लगता है। नहीं, धत तेरे की, धोखा देने से तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन इससे पहले कि तुम ये शब्द कह पाती, तुम ये देखकर डर गई कि सू किंग हान ने कहीं से एक स्टील वूल बॉल निकाल दी थी। अगले ही पल कमरे में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। पहली मंजिल की लॉबी में फेई शू आराम से चाय पी रहा था। आवाज सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो नैनी कुई यी की ओर मुड़ा और बोला, आजकल के नौजवानों के पास बहुत सारी तरकीबें होती हैं। कुई यी ने दूसरी मंजिल पर सू किंग हान के कसकर बंद दरवाजे को देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यंग मास्टर ये की आवाज से लगता है कि वो काफी खुश लग रहे हैं। जवानी सच में एक वरदान है। लगभग आधे घंटे बाद सू किंग हान ने आखिरकार संतुष्ट होकर अपनी बात खत्म की। फिर उसने उस औरत को, जो पूरी तरह से उदास लग रही थी, बाथटब से बाहर निकाला और बिस्तर पर पटक दिया। जैसे ही उसने गद्दे को छुआ, एक तेज दर्द ने उसे जगा दिया। तुमने अपनी मर्दानगी को देखा, जो सू किंग हान की हरकतों से चोटों से ढकी हुई थी, और तुम गुस्से से भड़कने ही वाली थी कि सू किंग हान ने पहले तुम्हारी ठुड्डी पकड़ ली। याद रखना, तुम मेरे आदमी हो, सू किंग हान के आदमी हो। अगर तुम फिर कभी दूसरी औरतों के करीब आए। इस पॉइंट पर सू किंग हान धीरे से मुस्कुराई। फिर उस औरत ने अजीब तरह से पजेसिवनेस दिखाते हुए कहा, तो मुझे तुम्हें फिर से बंद करना पड़ेगा। उन जंजीरों को याद करके जिनसे तुम कई दिनों से बंधे हुए थे, तुम्हें रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और तुमने जल्दी से सिर हिला दिया। ठीक है, चलो आज रात तुम्हारा काम पूरा करते हैं। उस समय तुम अपने दूसरे भाई का बिजनेस देख रही थी। सू किंग हान की बातें सुनकर तुमने अनजाने में पूछा, कौन सा काम? सू किंग हान ने जवाब नहीं दिया, बस अपने बगल वाले ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया। तुमने उस तरफ देखा और जब तुमने साफ देखा कि वो औरत किस ओर इशारा कर रही है, तो तुम वहीं जम गई। एक नौकरानी की हवेली। तुमने उम्मीद नहीं की थी कि ये औरत इतनी बिगड़ी हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने सीधे इस बेतुकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया। तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा सू किंग हान को उम्मीद थी। वह गुस्सा नहीं था। उस रेस्टोरेंट के मालिक का सरनेम नियांग लग रहा था। इस समय तुम्हारा चेहरा बहुत बुरा लग रहा था। तुमने उम्मीद नहीं की थी कि ये औरत इतनी घटिया होगी। असल में तुम्हारे अच्छे भाई का इस्तेमाल करके तुम्हें धमकाएगी। तुमने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन कोई इमोशन दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। इधर रुको, मैं अभी इसे पहनती हूँ। थोड़ी देर बाद तुम पूरी तरह से नौकरानी के कपड़े पहने हुए धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। सू किंग हान ने थोड़ी आंखें ऊपर उठाई। उस जवान आदमी की स्किन गोरी और नैन नक्श तीखे थे। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसके होठों से बजती सुनहरी घंटियां इतनी लुभावनी थीं कि कोई उसे धक्का देकर गिरा देना चाहे। इधर आओ, सू किंग हान ने भारी आवाज में कहा। यह हवेली कम से कम कई हजार स्क्वायर मीटर की है। ये मेरे आराम करने और घूमने फिरने के लिए काफी है। ये कहकर सू किंग हान सीधे कंपनी के पास चली गई। उन्हें जाते हुए देखकर तुम तुरंत नहीं उठी, बल्कि बेहोश हो गई। हालांकि आज तुम्हारी क्लास थी, लेकिन कल रात की मुश्किल के बाद अगर तुम नहीं सोए तो नरक का राजा शायद टीचर के सामने तुम्हारा नाम पुकारेगा। तुम दोपहर तक सोते रहे, फिर आखिरकार तुम नीचे उतर पाए। तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। कोई बो तुरंत तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप का कटोरा ले आया। यंग मास्टर, ये एक टॉनिक सूप है जो मिस ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। प्लीज पहले इसे पी लो। बर्तन में अभी भी 10 कच्चे मुर्गे हैं, मैं उन्हें बाद में तुम्हारे लिए ला दूंगा। इस तरह की मेहनत काम नहीं आएगी। आदमियों को इसकी जरूरत तब होती है जब वे कमजोर होते हैं। ये सुनकर तुम्हें तुरंत कम थकान महसूस
महसूस हुई। जैसे ही तुम कुछ कहने वाले थे, अचानक तुम्हारी पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द हुआ। तुमने अपने हल्के कांपते पैरों को देखा और आखिरकार असलियत मान ली। उसने सूप लिया और पूरी निराशा के साथ एक ही घूंट में सारा पी गया। इस बीच तियानमू ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में दो लोग सु किंग हान के सामने इज्जत से खड़े थे। मिस, हमें पता चल गया है, जिस लड़की ने यंग मास्टर ये को बिना इजाजत के छुआ था, उसका नाम शेन नी है। उसके माता पिता आर्म फैक्ट्री वर्कर हैं। अंकल फेई ने आदर से वो जानकारी सु किंग हान को बताई जो उन्हें अभी अभी मिली थी। ये सुनकर सु किंग हान ने अपने सबऑर्डिनेट के दिए डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखा। आखिर में उसके लाल होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को बता दो कि मैं निंग चुबेई नाम का एक कंप्यूटर कंपटीशन कर रहा हूँ। अंकल फेई एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर तुरंत उन्हें एहसास हुआ कि इतना बड़ा कंपटीशन जरूर क्योटो यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स को अवार्ड सेरेमनी में खींचेगा। मिस, आप अपना दबदबा दिखा रही हैं। अगले दिन आप थकी हुई उठी और स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही आप बाहर निकली, आपने देखा कि कल की मेबैक की जगह एक रोल्स रॉयस फैंटम ने ले ली थी। आप पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है कि एक और रोल्स रॉयस आकर रुकी। सिर्फ 5 मिनट में लगभग 50 रोल्स रॉयस मैनर गेट के सामने रुक चुकी थी। यंग मास्टर, ये अंदर आ जाओ। आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर की मुस्कुराती आंखों को देखते हुए जो फेंकी हुई किताब में नहीं घुसा था, आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है और आप भागने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज आई जिसने आपको कार में आगे खींच लिया। यंग मास्टर, ये हेलो, मेरा नाम लुओ बिन है। अब से मैं आपका ड्राइवर और बॉडीगार्ड रहूंगा। हालांकि आपके सामने वाला आदमी मुस्कुरा रहा था, फिर भी आपको उसके अंदर की उथल पुथल की एक झलक मिली। अपने पीछे रोल्स रॉयस की जोड़ी को देखकर आपने गाली दी। इस बीच लुओ बिन भी धीरे से आपके सामने वाले आदमी को परेशान कर रहा था। ये उस लड़की का लव इंटरेस्ट था जिसका जिक्र मास्टर ने किया था। वो इतना कमजोर क्यों लग रहा था? उस शरीर के साथ अगर लड़की बिस्तर में बस कुछ हरकतें कर ले तो शायद सब बिखर जाएगा। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही दर्जनों रोल्स रॉयस एक लंबी लाइन में खड़ी थी, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा। हे भगवान, आजकल हमारे स्कूल में कितने अमीर लड़के आए हैं। सामने एक मेबैक F680 थी और अब वे रोल्स रॉयस भी ले आए हैं। शेन यी ने अपने सामने का सीन देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे इच्छा से जलने लगी। तियान लिन ने उसे कुहनी मारी और उसके कान में फुसफुसाया, मैं बता सकता हूँ कि रोल्स रॉयस का मालिक तुम्हें लेने आया है। बिल्कुल नहीं, मुझमें इतना चार्म कैसे हो सकता है? शेन यी का चेहरा बिल्कुल बेफिक्र था, लेकिन अनजाने में उसकी नजरें रोल्स रॉयस की तरफ चली गईं, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसमें कुछ अट्रैक्शन है। आंटी, तुम में सच में कॉन्फिडेंस की कमी है। तुम मेरा सबसे बड़ा मजाक हो। इतने सारे मर्दों के दिलों में देवी और हाई सोसाइटी ब्यूटी हो। तियान लिन ने चेन यी को कोहनी से कुहनी मारी और कहा, अगर तुम इस रोल्स रॉयस के मालिक को जीत लेती हो तो तुम एक अमीर सोशलाइट बन जाओगी। उसके मुकाबले वो वन नाइट स्टैंड क्या है? तियान लिन और ज्यादा एक्साइटेड हो गई, जैसे वो खुद किसी अमीर आदमी से शादी करने वाली हो। चेन यी भी कोई अलग नहीं थी। उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो गए, जैसे एक अमीर सोशलाइट की जिंदगी उसकी आंखों के ठीक सामने हो। देखो आंटी, वो तुम्हारी तरफ आ रही है। तियान लिन की एक्साइटेड चीख सुनकर चेन यी ने थोड़ा सिर उठाया और सच में देखा कि काफिला धीरे धीरे आ रहा है। इस बीच कार के अंदर लुओ बिन, जो अपने आप पहरा दे रहा था, ने तुरंत चेन यी को एंट्रेंस ब्लॉक करते हुए देखा। वो अवाक रह गया। ये औरत कौन है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लुओ बिन कार से बाहर निकला और शर्मीली चेन यी की तरफ बढ़ा। नहीं बेवकूफ, तुम यहाँ गेट कीपर की तरह खड़े होकर क्या कर रहे हो? शुरू में लंबे और हैंडसम लुओ बिन को अपनी तरफ आते देखकर शेन यी सीधे हाँ कहने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, लुओ बिन के शब्दों ने उसे टोक दिया। ये ड्रामेटिक सीन उसके कई क्लासमेट्स ने देखा था, जिसमें शेन यी के कुछ कट्टर दुश्मन भी शामिल थे। मुझे पहले लगा था कि शेन यी रोल्स रॉयस के मालिक के करीब आ गई हैं, लेकिन पता चला कि वो बस वहम में थी। हाँ, इस तरह का कॉन्फिडेंस मजाकिया है। वो सच में खुद को फीनिक्स समझती है। ये मजाकिया बातें सुनकर शेन यी शर्मा गई और जमीन में गायब हो जाना चाहती थी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बुली होते देख तियान लिन तुरंत उसका बचाव करने के लिए कूद पड़ी। जब तुम मेरे लड़के को देखने नहीं आई हो तो तुम इस तरफ गाड़ी क्यों चला रही हो? लुओ बिन ने मजाक उड़ाया। क्या तुम अंधे हो? तुम दोनों गेट के बीच में लकड़ी के खंभों की तरह खड़े हो। अगर हम इस तरफ से नहीं जाते तो क्या हमें उड़कर अंदर आना चाहिए? तियान लिन अपनी पीठ घुमाए चुप थी, बस मजाक उड़ा रहे लुओ बिन को गुस्से से घूर रही थी। कार धीरे धीरे चलने लगी। इसी समय कार के अंदर से अचानक लुओ बिन की आवाज आई। कैसा है यंग मास्टर? ये क्या तुम मेरे किए से खुश हो? दो जाने पहचाने शब्दों ने शेन यिजियाओ को तुरंत रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या ये कार कोई नाइट क्लब थी? अभी का सीन याद करके शेन यिजियाओ के दिल में कभी न खत्म होने वाला पछतावा और शिकायतें भर गईं। ये क्यों? मैंने क्या गलत किया? तुम मुझे इस तरह क्यों बुली कर रहे हो? दोपहर में क्लास के बाद आप घर जाने के लिए अपना सामान पैक करने ही वाले थे कि अचानक आपके सामने एक आदमी आ गया। यंग मास्टर, ये अचानक सामने आए लुओ बिन को देखकर आप तुरंत हैरान हो गए। तुम मुझे अभी क्यों ढूंढ रहे हो?
अभी स्कूल से निकलने का टाइम नहीं हुआ है। ये सुनकर लुओबिन के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। मिस आपसे मिलना चाहती हैं। उसने पास ही मिल्क टी की दुकान की तरफ इशारा किया। मिस, ये दो शब्द सुनकर आपका दिल बैठ गया। क्या ये सू किंग हान हो सकता है? आप खुद को दिलासा देते रहे। आपने धीरे से अपनी आंखें उठाई और मिल्क टी की दुकान की तरफ देखा। सच में आपने देखा कि सू किंग हान मिल्क टी की दुकान में आराम से बैठी है और शान से मिल्क टी पी रही है, जैसे आपकी नजर को नोटिस कर रही हो। सू किंग हान ने थोड़ा सा अपना सिर घुमाया और आपकी तरफ एक शरारती मुस्कान दी। इस पल आपको लगा कि आसमान पीला पड़ गया है। मैं नहीं जा रही हूँ, आपने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। पास खड़े लुओबिन ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि धीरे धीरे कुछ शब्द कहे। रेस्टोरेंट का सरनेम यांग है। जैसे ही तुम जाने वाले थे, तुम्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने तुम्हें कंट्रोल करने का कमांड दे दिया हो, जिससे तुम्हारी हरकतें रुक गई हों। उसी समय तुम्हारे मन में लाखों गालियां चल रही थीं। यांग हाओ, जो इस सिचुएशन से अनजान था, ने ये सुना और उसकी आंखें चमक उठी। उसने खुशी से लुओबिन से कहा, तुम्हारे रेस्टोरेंट का सरनेम भी यांग है? क्या इत्तेफाक है? मेरे परिवार का भी एक रेस्टोरेंट है। यांग हाओ की बेवकूफी भरी मुस्कान देखकर लुओबिन हंस पड़ा। आखिर में तुम बात मानते हुए मिल्क टी की दुकान की तरफ चल दिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा लहजा बहुत ही अजीब था। क्या ये औरत कोई बिगड़ैल है? क्या वो सबके सामने मेरे साथ जबरदस्ती करने वाली है? लुओबिन, जो मदद कर रहा था, ने तुम्हारी बदतमीजी भरी बातें सुनी और उसके अंदर एक बड़ा तूफान उठता हुआ महसूस हुआ। रुको दोस्त, क्या तुम सच में इतने बहादुर हो? कौन है? हालांकि सू जिंगहान को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने प्यार से हाथ बढ़ाकर तुम्हारे सिर पर थपथपाया। जरूर, मैं ये देखने आई हूँ कि मेरा बच्चा स्कूल में कैसा कर रहा है। उसकी आवाज में ऐसा लगा जैसे वो किसी किंडरगार्टन के बच्चे को फुसला रही हो। लुओबिन की समझ एक बार फिर टूट गई। मेरा पेट भर गया है। क्या ये सच में वही औरत है जिसे मैं जानता हूँ? लुओबिन को तो ये भी शक था कि पिछली बार चीन लौटने पर कस्टम्स ने उस औरत को बदल दिया होगा। औरत की हल्की मुस्कान देखकर आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, ये सोचते हुए कि ये औरत अब क्या चाल चल रही है। मिस सू, जो कहना है कह दीजिए। इससे पहले कि आप बोल पाती, आपको अपनी जांग के अंदर कुछ छूता हुआ महसूस हुआ। आपने नीचे देखा और एक गोरा और सुंदर सा छोटा सा पैर देखा। ये औरत सच में बहुत हिम्मती थी। आपके घबराए हुए चेहरे को देखकर सू जिंगहान ने तुरंत एक जीत वाली मुस्कान दी। पास में एक 5 स्टार होटल है, चलो वहाँ जाकर बात करते हैं। आप तुरंत सावधान हो गयी, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ कह पाती, सू जिंगहान ने अपनी आंखें उठाई और उस जगह को देखा। उनकी आवाज फिर से गूंजी। आसपास बहुत सारे लोग थे। आप नहीं चाहते थे कि दूसरों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले, है ना बॉस? सू जिंगहान की आवाज बहुत ही मोहक थी, आरी के हथौड़े जैसी, जो लगातार आपके साइकोलॉजिकल डिफेंस पर चोट कर रही थी। काफी देर चुप रहने के बाद आपने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। यांग हाओ, जो बाहर इंतजार कर रहा था, आपको देखकर निराश हो गया और अंदर जाने ही वाला था कि उसने सू जिंगहान को अपनी लंबी टांगों के साथ बाहर निकलते देखा। रानी जैसी आभा ने उसे तुरंत हैरान कर दिया। यहाँ इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है? यांग हाओ ने उसे दूर से साफ नहीं देखा था, लेकिन अब उसे करीब से देखकर बस सू जिंगहान की परी जैसी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। ये चू की अचानक मिली दौलत और उसकी नई मिली मेबैक की लग्जरी को देखते हुए यांग हाओ के दिमाग में तुरंत एक बोल्ड आइडिया आया। क्या ये वही अमीर औरत हो सकती है जो ये चू को रख रही है? वो न सिर्फ अमीर है बल्कि बहुत खूबसूरत भी है। सू जिंगहान के रानी जैसे दबाव में यांग हाओ ने तुरंत एक सीधी सादी सच्ची मुस्कान दी और आदर से उनका अभिवादन किया। नमस्ते भाभी। सू जिंगहान के लाल होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे मूड में हैं। आप हैरान रह गए, ये औरत इतनी राजी कैसे हो गई? तभी सू जिंगहान ने लुओबिंग को एक मतलब भरी नजर से देखा और उसने तुरंत अपने हैंडबैग से कैश का एक बंडल निकालकर यांग हाओ को दे दिया। ये लो, ये हमारी जवान औरत की तरफ से एक गिफ्ट है ना भाई? ये देखकर आपकी आंखें चौड़ी हो गईं। अपने सामने सफेद बैंक नोट्स का ढेर देखकर यांग हाओ की आंखें भी चमक उठी, लेकिन वो अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी। भाभी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। लेकिन लुओबिंग ने नतीजों की परवाह नहीं की और सीधे उनके हाथ में थमा दिए। बस ले लो, मिस ने तुमसे कहा है। मिस और यंग मास्टर ये को बाद में जरूरी बातें करनी है। प्लीज पहले वापस जाओ, इसे अपना टैक्सी का किराया समझो। यांग हाओ, जो क्लासिकल चीनी में बोल रहा था, उसने अपना सिर घुमाया और तुम्हारी आंखों में देखा। तुमने उसे न जाने का इशारा देने के लिए अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन यांग हाओ ने हिचकिचाया नहीं और तुम्हें धोखा दिया। मास्टर, तुम कंफ्यूज हो। क्या तुम्हारी भाभी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी? बस अपनी भाभी की बात मानकर उसके साथ चले जाओ। बोलते हुए यांग हाओ ने गंभीरता से तुम्हारे कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से कहा, स्टील वूल की फूलों वाली भाषा है, सब्र रखना, गुड लक। यांग हाओ को एक झटके में गायब होते देख तुमने मन ही मन उसके 18 पीढ़ियों के पुरखों को कोसा। सू किंगहान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और लुओबिन, जिसे ऑर्डर मिला था, ने तुम्हें सीधे कार में धकेला और स्कूल के बगल वाले 5 स्टार होटल में ले गया। जैसे ही तुम अंदर गईं, सू किंगहान ने तुम्हें सीधे बिस्तर पर धकेल दिया और अपने लाल होठों से तुम्हारे कान में फुसफुसाया, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी अनोखी काया ने सू किंगहान को मोहित कर लिया और उसके दिल की आग धीरे धीरे चरम पर पहुंच गई। भाभी, तुमने अचानक कहा। तुम्हारे लाल होंठ और पास आते गए, लेकिन जैसे ही वे 2 शब्द तुम्हारे मुंह से निकले, तुम्हें जोर से चिकोटी काटी। तुमने मुझे क्या कहा? सू किंगहान की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। मुझे लगा था कि तुम्हें भाभी कहने पर तुम्हें 1 लाख युआन मिलेंगे। सू किंगहान के चेहरे पर धीरे धीरे गुस्सा
गुस्सा बढ़ता देखकर तुम्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और तुमने अनजाने में समझाया। अभी आपने देखा कि यांग हाओ एवरेज हर शब्द पर 2,50,000 युआन कमाता है और मुझे थोड़ी जलन हुई, इसलिए मैं भी इसे आजमाना चाहता था। तो जियाओ चूचू को पैसे चाहिए हैं? आपकी बात सुनकर सु किंगहान के चेहरे से नाराजगी तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह थोड़ी खुशी आ गई। जैसे ही उसने कहा, सु किंगहान ने सीधे अपना फोन निकाला और आपको 1 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए। फोन का नोटिफिकेशन बजा और आपने कंफ्यूजन में फोन उठाया। आपकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। धत तेरे की, पूरे 1 मिलियन युआन, ये क्या है? सु किंगहान ने आराम से फोन एक तरफ फेंक दिया और अपनी पतली सफेद उंगलियां फैला दी। धीरे से अपने शरीर के निचले हिस्से को ऊपर उठाते हुए उसने मजाक में कहा, जब तक जियाओ चूचू मुझे खुश रखता है, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को बेच रही हो। सु किंगहान को परवाह नहीं थी कि तुम क्या सोचते हो और उसने जबरदस्ती तुम्हारे होंठ अपने होंठों से बंद कर दिए। उस औरत की आंखें धीरे धीरे धुंधली, जलती हुई इच्छा से भर गईं। उसने धीरे से अपना हाथ अपने बटन पर रखा और फिर एक मोहक आवाज में धीरे से कहा, जियाओ चूचू अच्छे बनो, इसे खोलो। लगभग 3 घंटे बाद जियान निंग, जिसका चेहरा लाल था, थकी हुई सो गई।